हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि अपने डिफरेंट कलर्स शेड वैरायटीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसकी डिफरेंट शेड की जो पत्तियां होती हैं वो लगभग सबका दिल मोह लेती हैं और इसी के कारण लगभग हर गार्डनर की ये पसंद होती है। तो मैं बात कर रही हूँ क्रोटॉन के बारे में, जो कि अपने फूलों के लिए नहीं अपनी पत्तियों के लिए जाना जाता है। आपको इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर शेड मिल जाएंगे और ये बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास जो क्रोटॉन का पौधा है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया, या फिर जब वो नर्सरी से पौधा लाने जाते हैं तो नर्सरी में काफ़ी हेल्दी दिखता है, वो घर लेकर के आते हैं फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और फिर बहुत बार होता है कि पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, पौधा मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वास्तुगंगा गार्डन डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्रोटॉन के बारे में। तो ये जो प्लांट है इसे कटिंग से लगाना जितना ही आसान है उतना ही ये प्लांट सेंसिटिव होता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसे जब भी होता है कि आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उस केस में ये प्लांट ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर इसकी जो लोकेशन होती है उस वो लोकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसके लोकेशन को लेकर के ना लोगों में एक भ्रम है। ये समझ नहीं पाते हैं कि ये प्लांट इंडोर है या आउटडोर है, इसे सेमी शेड में रखना चाहिए या फुल सनलाइट में रखना चाहिए। तो आज इस बारे में भी मैं आपसे डिटेल्स में चर्चा करूँगी, ताकि इसके बाद जब भी आप क्रोटॉन का प्लांट लगाएं या फिर कटिंग से तैयार करें तो आप उसकी अच्छे से केयर कर सकें और वो पौधा ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करें और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। तो क्रोटॉन की आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको रखना कहाँ चाहिए, इसका लोकेशन क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है, या फिर मैंने बहुत सारे चैनलों पे देखा है जहाँ बताते हैं कि ये क्रोटॉन जो है वो इंडोर प्लांट है। गलत बात है। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ 1-2 घंटे की धूप मिले, या फिर जैसे एग्लोनिमा को रखते हैं कि वो बस ब्राइट लाइट में रख दीजिए तो ये चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्रोटॉन 100% आउटडोर प्लांट है जिसे सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा और रोज़ हुआ, हिबिस्कस हुआ, या फिर कड़ी पत्ता हुआ, ये सब जैसे प्लांट हम लोग आउटडोर रखते हैं, सेम उसी तरीके से क्रोटॉन को भी आउटडोर रखना ही है, वरना ये पौधा सेमी शेड एरिया में नहीं चलता है या फिर ये इंडोर प्लांट नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इसे आउटडोर रखें तो इसे कितने देर की धूप चाहिए होती है। तो दोस्तों क्रोटॉन एक ऐसा प्लांट है जिसे पूरे दिन की कह लें कि 5-6 घंटे की धूप नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये अपने पत्तियों के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कि एग्लोनिमा हमारा पत्तियों के लिए जाना जाता है, एग्लोनिमा से हम फूल नहीं लेते हैं, सेम उसी तरीके से क्रोटॉन भी अपने पत्तियों के लिए जाना जाता है, इससे हम किसी प्रकार का फूल नहीं लेते हैं। तो इसकी जब धूप की बात करें तो इसे पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए, 5 से 6 घंटे की धूप इसे नहीं चाहिए, लेकिन इसे रोज़ कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप चाहिए, वरना इसकी जो पत्तियां हैं वो अपना कलर धीरे धीरे खोने लगती हैं और काफ़ी फेडेड हो जाती हैं, प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इसे सेमी शेड एरिया में रख दीजिए या फिर ब्राइट लाइट में रख दीजिए, तो जी नहीं, आपको इसे जब भी रखना है तो ऐसी जगह रखिए जहां इसे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिले। इतना इस प्लांट के लिए बहुत है, इसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मैंने इसे अपने टेरेस पे ही रखा है, लेकिन ऐसी जगह रखा है जहाँ लगभग 10-11 बजे के बाद थोड़ी सी छाँव आ जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी दिख रहा है
और अभी तक इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। दोस्तों, क्रोटॉन एक परमानेंट प्लांट है, यानी कि अगर आप एक बार इसे गार्डन में ले आते हैं और इसकी थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में इसकी कुछ पत्तियां जो हैं वो झड़ने लगती हैं, पीली हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसे टेम्परेचर कितना चाहिए होता है। 20 डिग्री से 35-36 डिग्री तक के टेम्परेचर के बीच ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। ये इसका फेवरेट टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर 18 से कम टेम्परेचर जा रहा है उस केस में भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है, और अगर 18 से ज़्यादा जा रहा है तब भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो अब आप इसे कैसे अपने घर में ऐड कर सकते हैं? तो नर्सरी में आपको ये बहुत अच्छे मिल जाता है, बहुत ईज़िली मिल जाता है। इसके डिफरेंट कलर्स, वेराइटीज़ आपको मिल जाती है, और उसके साथ ही आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, आप ये जो जितने छोटे छोटे प्लांट देख रहे हैं ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किया है। कटिंग से ग्रो करने का तरीका भी इसका बहुत आसान है। वो डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत क्लू इस वीडियो में मैं आपको दे दूँगी। तो आप देखिए कितने अच्छे से मेरा ये कटिंग लग गया है। लगभग 5 से 6 इंच की कटिंग भी इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। ये कटिंग मैंने लगभग 25 से 30 दिन पहले लगाई थी। तो चलिए मैं आपको इसके रूट्स निकाल कर दिखा देती हूँ। देखिए इसके रूट्स कितने अच्छे डेवलप हो गए हैं, और ये इसकी पत्तियों को देख करके भी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये प्लांट मेरा बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी लग गया है ये कटिंग मेरा। देखिए कितने अच्छे इसके रूट्स हैं। तो बहुत बार होता है कि जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो जब इसको निकालते हैं ना, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिस कारण से भी ये प्लांट जो है वो ख़राब होने लगता है। तो देखिए इसको जब भी आप मैं तो ऐसे प्लास्टिक के बॉटल में इसे कोई भी कटिंग लगाती हूँ, क्योंकि एक तो इसमें लगाना आसान है और प्लस इसमें से निकालना भी बहुत आसान होता है। तो देखिए बस ऐसे जो ग्लास होता है ना, उसको चारों तरफ से हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी, और फिर उसको हल्के हाथ से देखिए कितने आसानी से ये निकल गया। अब जब मैं इसे लगाऊंगी तो इसके रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी। इसके लिए सॉइल मिक्स रेडी करके उसमें लगा देना है। तो आप जब भी ले कर के आए नर्सरी से प्लांट, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि उसके रूट्स रिपोर्ट करते समय डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग कैसे लगाई थी। तो सबसे पहले एक ग्लास में ड्रेनेज होल बना लिया है मैंने। प्लास्टिक का ये जो यूज़ एंड थ्रो ग्लास होता है मैंने वही यूज़ किया है। और फिर सैंड या फिर वो कंस्ट्रक्शन सैंड हो या फिर रिवर सैंड हो, दोनों सही है। जो आपके पास अवेलेबल हो वो सैंड ले लीजिए, और उसके बाद अपनी कटिंग को नीचे से हल्का तिरछा काटते हुए उसमें एलोवेरा जेल की हेल्प से आपको ये कटिंग लगानी है। ग्लास को ऐसे हल्का थपथपा देने से जो मिट्टी होती है ना, जो सैंड होता है, वो अच्छे से नीचे एडजस्ट हो जाता है, जिस कारण से अंदर हवा नहीं रहती है और वो सैंड अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है। तो इसके लिए एक हेल्दी कटिंग ले लीजिएगा और फिर उसको नीचे से हल्का तिरछा काट लेना है। ऐसा करने से इसकी जो रूट्स हैं ना वो थोड़े जल्दी निकल आते हैं, पॉइंटेड हो जाता है नीचे। और 1 से 2 इंच तक जहाँ जहाँ आपको इसके नॉट दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसमें नॉट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप 1 से 2 इंच भी इसको अंदर दबा देते हैं मिट्टी में तो रूट्स निकल आते हैं। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा लीव है वो हटा देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पत्तियां रहेंगी तो पौधा जो कटिंग है वो अपनी जो भी एनर्जी होगा वो इन पत्तियों पे लगा देता है, और अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो कटिंग अपनी एनर्जी रूट्स पे लगाएगा और रूट जल्दी डेवलप हो जाएगा। और जो बची हुई 3-4 पत्तियां हैं उन्हें मैं आधा आधा काट दे रही हूँ। काटने के बाद अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं ताकि जल्दी रूट्स निकल आए। मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ, इससे रूट्स भी जल्दी आ जाते हैं और ये इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है जो कि आपकी कटिंग को ग्रो करने में, ख़राब ना होने में मदद करता है। और बस उसके बाद एक लकड़ी की हेल्प से, किसी चीज़ की हेल्प से
जो आपका सैंड था उसमें होल बनाइए और अपनी कटिंग को ऐसे लगा करके दबा दीजिए। है ना बहुत आसान प्रोसेस। तो कटिंग से ये प्लांट बहुत जल्दी बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। अब प्लांट में किसी तरीके का फंगस ना लगे, सैंड में अगर फंगस हो तो वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए थोड़े से पानी में कोई भी आप फंगिसाइड ले करके मिक्स कर लीजिए और उसे अपने प्लांट में दे दीजिए। ऐसा करने से जो भी सैंड में अगर कोई फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि इसको रखना कहाँ है। तो दोस्तों जैसे अभी गर्मियों का मौसम बरसात का एक्चुअली मौसम चल रहा है, तो बरसात के समय आप इसे शुरू की जो 1 से 2 बरसात है उसके पानी में रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब लगातार बारिश होने लगे तो उस केस में आपको इस प्लांट को बाहर नहीं रखना है। आप इसे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ ये बरसात के पानी से बचा रहे। और गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है तो इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे डायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। कोई छन के लाइट नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट डायरेक्ट मिलेगी तो उसमें ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 40 से कम है तो उस समय आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कि सर्दियों में इसे कहाँ रखना है। तो सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो उस केस में ये जो पौधा होता है वो धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लगता है, अपनी पत्तियां गिराने लगता है। तो उस समय आप इसे ऐसी जगह रखिए जहां इसे बहुत ठंडी हवा ना लगे या फिर जो ओस गिरता है वो ओस इसके ऊपर ना गिरे। यानी कि आप इसे किसी ब्राइट जगह पे शेड वाली एरिया में रख दीजिए जहां इसे ओस ना पड़े, बारिश हो तो उसका पानी ना पड़े, वरना ये प्लांट फंगस लग जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि इसे किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो दोस्तों इससे जब भी आप इसके लिए मिट्टी बनाइए तो इसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब भी आप इसके लिए मिट्टी बनाइए तो एक पार्ट आप जो भी आपके गार्डन की मिट्टी है वो ले लीजिए, एक पार्ट सैंड लेना है, एक पार्ट आप कंपोस्ट लीजिए, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो भी हो, और उसके बाद एक पार्ट राइस हस्क या कोकोपीट ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा उसमें फंगिसाइड डालिए और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी नीम की खली भी डाल सकते हैं। और बस इसको मिक्स करके अच्छे से और इसमें आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो जब नर्सरी से अगर आप प्लांट लेकर के आते हैं तो जब भी उसे रिपोर्ट करने जाइए तो उसके जो मिट्टी है ना जो उसमें लगी हुई है उसे मत निकालिए, उसके रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। नीचे से आप थोड़ा सा चाहें तो जो थोड़ी भुरभुरी मिट्टी हो नीचे की वो निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी मिट्टी से उसे मत निकालिएगा। इसी कारण से ज़्यादातर प्लांट्स ख़राब हो जाता है। और उसको उसी मिट्टी के साथ आपने जो मिट्टी रेडी की है उसमें लगा दीजिए। ऐसे करने से ये प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपका प्लांट बड़ा हो गया है और उसके अकॉर्डिंग पॉट छोटा पड़ रहा है तो आपको उसे रिपोर्ट करना है, तो कम से कम आपका प्लांट 2-3 साल अगर पुराना है तो उस केस में आप उसके रूट की जो मिट्टी है वो हटा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको उसे खींचना नहीं है। एक बकेट में पानी लीजिए और उसमें उसके रूट्स को डुबो के रख दीजिए। 2-3 मिनट में 5 मिनट में वो सारी मिट्टी खुद अलग हो जाती है और फिर आप उसे नई मिट्टी बनाकर उसमें लगा दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए पॉट का साइज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों नर्सरी से अगर आप प्लांट लेकर के आते हैं तो जिस साइज का आपका प्लांट है उससे कम से कम 2 गुना या 3 गुना बड़ा आपको पॉट लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं लेना है और बहुत छोटा भी नहीं लेना है, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा जल्दी ग्रोथ करता है और उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही इसमें मिट्टी होनी चाहिए। पॉट में लगाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका ड्रेनेज होल जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी पानी पॉट में बहुत देर टिकना नहीं चाहिए। आप इसके लिए प्लास्टिक का पॉट या फिर ये सीमेंट पॉट होता है, मिट्टी का पॉट होता है, वो यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने प्लांट को सीमेंट के पॉट में और प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है मैंने। तो बस ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए ताकि पानी उसमें ज़्यादा देर तक रुके नहीं, वरना इसमें रूट रॉट होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी उसकी मिट्टी बना रहे हैं, और जैसा मैंने बताया है
वैसी मिट्टी बनाते हैं तो इस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो इसके रूट्स डेवलप नहीं होते हैं और ये प्लांट मरने लगता है। अगला है इसे पानी कितना देना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे ड्राई मिट्टी पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा पानी इसमें देते रहना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये प्लांट ना मॉइस्चर लविंग होता है, यानी कि इसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल मिट्टी सूखना भी नहीं चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं इसे पानी देने जाती हूँ तो पहले मैं इसकी मिट्टी को चेक कर लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से, मैं ये नहीं देखती हूँ कि हाँ ऊपर का लेयर सूखा है या नहीं, मैं सूखने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं बस देखती हूँ कि हाँ इसकी मिट्टी में नमी कमी हो गई है तो बस मैं इसमें पानी दे देती हूँ। क्योंकि अगर नमी ख़त्म हुई तो ये पौधा धीरे धीरे अपनी पत्तियों को झड़ाने लगता है, पीली पड़ जाएंगी पत्तियाँ, गिरनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप टाइम टाइम पे इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें कीड़े लगते हैं या नहीं, कोई फंगस का अटैक या फिर इंसेक्ट अटैक। तो दोस्तों इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। हमेशा मॉइस्चर में रहने के कारण इसके जो रूट्स होते हैं उसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, रूट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और किसी भी पौधे का जो मेन पार्ट है रूट, अगर वही ख़राब हो जाए तो पौधे के सर्वाइव करने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। तो इसके रूट्स को फंगस से बचाने के लिए आपको ये करना है कि महीने में एक बार आपको इसके रूट्स में कोई भी फंगिसाइड को पानी में घोलिए और महीने में एक बार स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से प्लांट्स में फंगस का अटैक नहीं होगा और आप इसे पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर से 1 से 2 इंच तक प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्लांट को बुशी बनाने का ये एक टॉप सीक्रेट होता है कि आप उसकी जो ऊपर के पार्ट हैं उससे समय समय पे 1 से 2 इंच तक प्रूनिंग करते रहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग, ताकि ये जो प्लांट है ये नीचे से अपनी नई नई डालियाँ निकालेगा और धीरे धीरे लगभग 6 महीने 1 साल में ही आपका ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। इसकी प्रूनिंग का टाइम होता है फरवरी एंड से लेकर के आप सितंबर तक इसकी प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं। बस बहुत जल्दी ग्रोथ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 महीने 1 साल में आपका, लगभग 1 साल में आपका प्लांट बहुत अच्छा बुशी हो जाएगा। दोस्तों अब एक सवाल आता है कि बहुत बार जब ये प्लांट जैसे सर्दियों के बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, सारी पत्तियाँ अपनी गिरा चुका है और मतलब ऐसा लग रहा है कि प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आखिर प्लांट में किस चीज़ की कमी है। अगर प्लांट में पानी की कमी है तो आप उसमें पानी दे दीजिए, ओवर वाटरिंग हो गई है तो पानी को रोक दीजिए। और हाँ, प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखिएगा, कुछ दिन तक इसे थोड़े से शेडी एरिया में रखिए। और फंगिसाइड का आप इसमें टाइम टाइम से महीने में एक बार स्प्रे करते रहिए। इसकी मिट्टी में भी डाल दीजिए और इसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्लांट बहुत आसानी से रिकवर करने लग जाएगा। और अगर फर्टिलाइज़र देना है तो बहुत लाइट फर्टिलाइज़र जैसे कि काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप इसे दे दीजिए, ताकि अगर जो न्यूट्रिशन की कमी हो तो वो ये रिकवर कर लेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताए हैं क्रोटॉन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को मैंने बहुत आसानी से, बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर क्रोटॉन से रिलेटेड या फिर किसी भी प्लांट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।